दिन है 23 मार्च का और आज के दिन दिल ये कर रहा है कि आगाज मिली नगमों से करें। न जाने कौन कौन से मिली नगमे जो बचपन से अब तक सुन रखे थे वो हमारे कानों में समातों में गूंज रहे हैं। लेकिन आज का दिन शाद रहेगा पाकिस्तान, इस थीम से यौम पाकिस्तान हम मना रहे हैं, तो यही नगमा जो है बार बार गूंज रहे हैं। वजह उसकी है ना, उसके अंदर कह सकते हैं आप नवा है सोनिया जी। तो आज पूरे पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज जिस तरह से रवायती तरीके से हम करते हैं हमारे वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी के बाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक परेड का जो आगाज होता है उसमें अब OIC भी शामिल होगी, उसका फ्लोट भी आज देखिए बचपन से लेके अब तक ये सिलसिला चलता रहा है। there has been innovation, लेकिन बात ये है कि 23 मार्च क्यों जाना जाता है? इसलिए कि करारदाद मंजूर हुई, इसलिए कि पाकिस्तान की एक बुनियाद वाक़तन उस दिन पड़ी थी और इसी वजह से हम इस दिन को रिमेंबर करते हैं। हाँ और सबसे जो खूबसूरत हिस्सा है जिस तरह से आपने तज़किरा किया वो है यौम पाकिस्तान की परेड। उस परेड में आपको देखने का मौका मिलता है कि क्या क्या नई चीजें आई हैं। तो इस दफा J-10C तैयारा वो जो पाकिस्तान की फजाई सरहदों को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान ने इंडक्ट किया है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमें गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि फाइनेंशियल क्रंच और सारी चीज़ें थी तो इंडिया राफेल लेके आए। हमने कहा हम J-10C लाएंगे, देखते हैं आप कैसे हमारा मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसी है। और पाक फजाया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने आज जो हमारा F-16 तैयारा है वो उड़ाया और उसके साथ J-10 तैयारे भी जो थे उन्होंने सलामी पेश की सदर ममलिकत को। तो बड़ा ही खूबसूरत शानदार मुजाहरा आज देखने को मिला हमें। और जनाब साथ ही साथ अगर हम बात करें इस दिन के हवाले से तो हमारे बुजुर्गों ने, जिस तरह से अशफाक भी कह रहे हैं कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। उनको जब ये रियलाइजेशन हुई कि हिंदुस्तान में हमारी जो कौम है मुसलमान कौम वो एक दूसरे दर्जे की कौम बनकर ज़िंदगी गुजारी है, तो क्यों ना एक ऐसा मुल्क, एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए जहाँ पर हम भरपूर तरीके से एक आज़ाद कौम की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो फिर उसको अमली जामा पहनाया गया। तो आज आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है? तमाम दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और शाद रहे पाकिस्तान, शाद रहेगा पाकिस्तान। चलें जी इंशाल्लाह टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। आज ही के रोज बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा किया। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी परेड, दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। शकरपड़िया में मुसल्ला अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शानदार परेड, फजाई और बहरी निगहबानों के तैयारों का फजाई पास्ट, जंगी साजो सामान की नुमाइश से दुश्मन पर है बतारी। फाइटर जेट्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और OIC कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन आज 3 सेशंस होंगे। वज़रा की खुसूसी नशिस्त में अमन, इंसाफ और हम-आहंगी के लिए मुस्लिम दुनिया के किरदार पर गौर होगा। इख्तितामी सेशन शाम 5:30 बजे होगा। तो जनाब आली, आज के दिन का बाकायदा आगाज हुआ और आज हमारी आंखें बगैर किसी अलार्म के सुबह सवेरे खुल गईं। वजह उसकी ये थी कि यौम पाकिस्तान की परेड को कोई कैसे मिस कर सकता है। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन इस्लामाबाद तो उस वक्त वाक़तन और लाजमन ये होता था कि जाके देखा करते थे, ना देख सकें तो फिर तैयारों को इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गरजते बरसते देखा करते थे। और आज जो है वो सिचुएशन ये थी कि आज हमने एक नए तैयारी की, पाक फ़ज़ाइया में इंडक्शन की बाकायदा तौर पर हमने ये एक मुजाहिरा देखा और वो था J-10C। इससे पहले F-16 पाकिस्तान के F-17 थंडर्स, इसके साथ साथ मिराज तैयारे, इसके साथ साथ F-7PGs जो हैं वो दिफाई पाकिस्तान में किरदार अदा करते रहे। लेकिन अब ये तैयारा जिसको 4.5 जनरेशन यानी कि सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ये पाकिस्तान के दिफा के अंदर जो है वो एक मजबूत किरदार अदा करने के लिए आ चुका है और अब पाकिस्तान की फजाई सरहदें महफूज। और आपको पता है ये इक्विवेलेंट है इंडिया का जो राफेल तैयारा जिसपे वो बड़ा इतराता है भारत, तो बेसिकली जी ये पहले की फुटेज थी। एक फुटेज और भी सोशल मीडिया पर चलती हुई देखिए, जिसके अंदर जब वज़ीर आज़म साहब रुखसत हो रहे थे तो उस वक्त भी उन्हें रुखसत किया गया था। आर्मी चीफ भी उनके साथ मौजूद थे, गुफ्तगू भी हुई और इसी तरीके से जो मिलिट्री पुलिस का दस्ता था मेजर मोहम्मद कासिम की क़यादत में उनको लेके वहाँ से गया। तो ये एक बड़े अच्छे सिग्निफिकेंस है इन और बड़े पुरएतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान दिखाई देंगे। लेकिन क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद कायम रहेगा?
पार्लियामेंट का, ये एक अहम सवाल है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से कर रही हैं और दोनों ही बज़ाहिर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं। अपोजिशन को ये लगता है कि वो ये जंग जीतने वाली है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना यानी हुकूमत ये कह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद ताकतवर होकर इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वापस आएंगे, यानी सामने आएंगे। और इसी हवाले से बाबर आवान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास एक से ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को हम इशारा दे सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, सरप्राइज़ मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास सिर्फ एक रास्ता नहीं, 3 से 4 कार्ड्स हैं। अमेरिका वाले सदर ट्रम्प तो एक थे ना, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एक से ज़्यादा, आप 3 या 4 कह सकते हैं, ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, उनमें से एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, सरप्राइज है लोगों के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि वो कोई हिंट ड्रॉप करें इस सिलसिले में 27 के जलसे में। अच्छा, उधर हुकूमती हलीफ जमात जो है बज़ाहिर MQM पाकिस्तान से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी यकीनी है। MQM से मुलाकात के बाद मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ। बाकायदा ऐलान करने में MQM को 1 से 2 दिन लग सकते हैं। मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। मौजूदा हालात पर इनके और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार पे चुनवा दिए गए। जो हमें लगेगा हमें सांस लेने की इजाज़त मिल रही है। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। अच्छा जी, इस मुलाकात के बाद हमने ये देखा कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़रा ये बताते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, मुलाकातें तो होती जा रही हैं, लेकिन मुशावरत के बाद अब हलीफ यानी MQM पाकिस्तान और काफ लीग ने क्या फ़ैसला करना है, इसका इंतज़ार है अपोजिशन को। तो जनाब उन्होंने पूछा कि बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राब्ते में रहें, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल राब्ता रहेगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद आएँ, जो तय होगा उस पर अमल होगा। मैं और बिलावल बराह रास्त मामलात की निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज इस्लामाबाद पहुंचने की यकीन दहानी करा दी है। और PTI के नाराज रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ की जानिब से भी कोई मामला सामने आया है। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ अब सिचुएशन ये है कि PTI के एक नाराज रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ कहते हैं कि अपोजिशन से मुलाकात की और ना ही सिंध हाउस गया, पार्टी के साथ खड़ा हूँ, हल्के के मसाइल पर अरसे से एहतजाज कर रहा था, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, मुतालबात पूरे नहीं किए गए। ऊपर से इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी मैं पैसे ले रहा हूँ, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो सियासत छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। अब देखते हैं कि क्या उनकी बात सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती। तजिया ज़रा ले लेते हैं, और आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि मारूफ तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आपको यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। बताइएगा आज जो सिचुएशन रही, सबसे पहले जो एक यूनिटी का पैगाम गया जो मुसल्लह अफवाज की जानिब से, सरबराहान की जानिब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से हमने देखा एक पेज पे दिखाई दिए, ज़ाहिर है कि बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है। आपने किस तरह से रीड किया आज उसको? देखिए, यौम पाकिस्तान वो दिन है कि जो कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म से अगर कोई पैगाम जाना चाहिए वो इत्तेहाद का पैगाम जाना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन यही होती है कि हमारे सिविल और जो फौजी लीडरशिप है उनके दरमियान आपको एकांकित नजर आए, इत्तेहाद नजर आए, और उनमें हम आहंगी नजर आए। तो जो ऑप्टिक्स की बात है, तो ऑप्टिक्स में तो किसी को मेरे ख्याल में शक शुबा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तबादला ख्याल हो रहा था, तो उसमें ये जो बहुत सारे लोग एक तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें खिलाफ के, और मतलब तजिया कार भी के बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, तो मेरे ख्याल में उसका तो हमें कम से कम बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे से नाचीज को तो कोई अंदाजा नहीं हुआ, आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ सर। अब बाकी जी
ٹھیک، مرزا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چلیں یہ تو ایک ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا آج تاثر گیا ہے. یہ کہیے گا ابھی اگر ہم سیاست کی بات کریں، اپوزیشن اور حکومتی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے یہ جنگ، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جنگ جیتنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ منحرف اراکین والا معاملہ بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، اس کے بعد جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایلائز کے ساتھ، ابھی کس سائڈ پہ جا رہے ہیں ہم؟ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیش گوئی جو ہے مشکل کام ہے، لیکن میں اس وقت کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ توازن کا پلڑا کس سمت میں ہے، تو ذرا سا جو ایج ہے وہ اس میں اختلاف کو زیادہ ہے. کیونکہ وہ جس طرح سے مطلب ہے کہ میڈیا کیمپین ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ اتحادیوں سے مل رہے ہیں، اور اتحادی بھی تک کھل کر سامنے نہیں آ رہے. وہ شعر ہے نا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو حکومت کے اتحادیوں کی یہ حالت ہے. اچھا، اسی طرح جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ روٹے ہوئے لوگ من جائیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ منیں. تو اگر بظاہر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ حزب اختلاف کا پلڑا بھاری ہے، اور اس میں یقیناً جو ہمارے پارلیمانی نظام کی کمزوریاں ہیں وہ بہت زیادہ اجاگر ہو کے سامنے آئیں گے، کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں الزامات لگ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اراکین کی، جو کہ خود جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں شرمناک الزام ہے. اگر اس میں مطلب ایک رتی برابر بھی سچ ثابت ہوا، میں نہیں کہہ رہا کہ 100%، میں کہہ رہا ہوں 5-10% بھی سچ ثابت ہوا تو بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں، جیسے کہ اسپیکر کا کردار اس سے پہلے پوسٹ آفس کا ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس بار اسپیکر کا بڑا اہم رول دکھائی دے رہا ہے. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا ہے، تو کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس بار. میں وہی پہلے تو میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ بظاہر جو اگر آپ نمبرز کی اگر آپ بات کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ ذرا سے ایج حاصل ہے. میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ آخری 20 گھنٹے، آخری 24 گھنٹے جو ہوں گے وہ زیادہ ڈیسائیسو ہوں گے، کیونکہ کھیل کا پاسا آپ کو لگے کبھی فلاں فریق جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، کبھی دوسرا. جیسے حکومت اعلان کری کہ اس کے پاس کچھ ترک کے پتے ہیں، وہ پتے کیا ہے ظاہر ہے انہوں نے نہ مجھے بتایا نہ آپ کو بتایا. بابر روان صاحب کے دل میں، وزیر اعظم کو پتا ہوگا، ان کے جو کچن کیبنٹ ہے انہیں پتا ہوگا. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی بالکل واک اوور مل گیا حزب اختلاف کو اور اب ان کے لیے بالکل تشت میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جذبات بھی لوگوں کے اشتعال میں ہیں، اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے. اور میں آج کے دن کے تناظر میں کہوں گا کہ پاکستان کو جتنے گمبھیر چیلنجز کا سامنا ہے معاشی اعتبار سے، ایکسٹرنل فرنٹ پہ، بھارت کی سطح کے اوپر، چیلنجز تو عامر صاحب بالکل ہیں، چیلنجز تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہ کہیے گا جس طرح سے بابر اعوان صاحب، ہاں بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں 27 مارچ وزیر اعظم کے پاس ایک سے زائد ٹرمپ کارڈ ہیں. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں؟ 1 سے 4 راستے وہ کہہ رہے ہیں، کیا راستے ہیں موجود پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ بظاہر ایک تو جو عدالت کی طرف میرے خیال میں ان کا ایک اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک لارجر بینچ بن چکی ہے اور اس میں ایک بنیادی سوال رکھا گیا ہے، بڑا ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے کہ کیا یہ جو مطلب خرید و فروخت ہے اس کو مطلب جو 63A ہے اینٹی ڈیفیکشن لا، اس کی تشریح کی بات ہے کہ کیا جب اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تب اس کے خلاف کارروائی ہوگی، یا اس سے پہلے اگر ہمیں پتہ چل گیا تو کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ظاہر ثبوت ہے حکومت کے پاس تمام چیزوں جو کہ وہ منظر عام پر لانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ آ سکتے ہیں کہ جی پیسے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی ہے، کہاں سے رسید چلی، کیا بات ہوئی. تو وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں ایک بہت ان کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہوگی. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ملا، جو دوبارہ ناراض ہو گئے ان کو ملا لیا جائے. ایک یہ بھی بات ہے، گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حزب اختلاف کے اندر کوئی آپ کو لگے کہ ایک دم وہاں پر کوئی ڈیفیکشن ہو جائے خاموشی سے، ہمیں نہیں پتا. مطلب میں بات کروں ممکنات کی بات کروں، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. عوامی دباؤ جو ہے چوتھا آپشن ہے. تو یہ 3-4 آپشن بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ایک دم یکسر کھیل کا پاسا پلٹ دے. ظاہر ہے کہ ناراضگیاں تو کسی سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک جماعت ہے. جی سر. اچھا، آخری بات یہ جو اتحادیوں کی جو بات ہو رہی ہے، اتحادی ابھی میں نے کہا کہ صاف چھپ بھی نہیں رہے اور سامنے بھی نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ خود ان کو نہیں اندازہ کہ ہوائیں کس سمت میں چلیں گی. متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بڑا کہنا آسان ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے گلے مل جائیں گے، لیکن ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، کراچی کے شہریوں کی ناراضگی ہے، کراچی کے شہریوں کی اعتراضات ہیں، دکھ ہیں، اسی طرح دیہی سندھ کے ہیں. تو یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور شیر و شکر ہو جائیں گے. تو اٹ وونٹ بی ویری ایزی. اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو آپس میں متحد رکھنا
वन पॉइंट एजेंडा पे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा कि आगे क्या करना है। बहरहाल 25 को अगर इजलास बुलाया जाता है और वो रुकन साहब की इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी के बाद ख़त्म हो जाता है, ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस होंगे, क्या करते दिखाई दे रहे हैं आपको फिर ये लोग? ये पहली बात ही जो हमारी यहाँ रिवायत है वो ये होता है कि अगर किसी मेंबर कौमी असम्बली का इंतकाल हो तो सिर्फ फातिहा होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद यकीनन वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कितने दिन में दोबारा उस इजलास को दोबारा बुलाया जाएगा, कब उसको रिज्यूम होगा। तो हुकूमत को देखकर इस वक्त हो क्या रहा है कि हुकूमत को जितना वक्त मिलेगा उसके पास इस बात का मौका होगा कि वो रूठों को मनाए और इकदाम कर सके। तो ये चीज उनके हक में एक तरह की जाएगी। हालांकि बड़े दुख की बात है किसी एमएनए का इंतकाल हुआ, पीटीआई के एमएनए है, लेकिन ये चीज होगा। उस पर देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ किस तरह से रिएक्ट करती है। भी वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जी 25 को क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं इजलास हुआ। तो ये मेरे ख्याल में एक मजीद कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि ये साइड शो होगा, शोर बहुत ज्यादा होगा, असल चीजें जो हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं और बहुत सारी चीजें जो होंगी तय हो चुकी होंगी जब पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। पार्लियामेंट में सिर्फ उसका इजहार होना होगा, जो फैसला होगा वो हो चुका होगा। जी अच्छा सर, अब जरा ये फरमाइएगा, अंसार अब्बासी साहब ने दी न्यूज़ में एक स्टोरी की फाइल की है और वो ये कहते हैं कि फौज अपना किरदार अदा करने को तैयार है बशर्ते के अपोजिशन और हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मिल के बैठे मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए। आपको लगता है ये वायबल ऑप्शन है? मेरे ख्याल में देखिए फौज का जो किरदार है वो तो बिल्कुल आइन की रूह से, कानून की रूह से बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, यहाँ पर इमरान खान की पूरी सियासत जो है वो इस बात पर है कि वो रद्द करते हैं जो उनके बकौल बदनवान सियासतदान हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, तो उनके साथ बैठना मुझे नजर नहीं आता। कौमी हुकूमत की बात, एक मुश्तरका कौमी एजेंडे की बात, कौमी उसकी माशी उसकी बात एजेंडे की बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है किन लोगों के साथ, कि क्या वो लोग, इमरान खान की तरफ से सवाल उठाया जाएगा कि वो लोग जो कि इन हालात के जिम्मेदार हैं उन्हीं के साथ, वो लोग जो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहे इस मुल्क में हमेशा, उनके साथ इत्तेहाद तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। ये चीज इतनी आसान नहीं होती। कह देना बड़ा आसान है कि जी सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और बैठ जाए साथ मिलकर हम लोग कोई फैसला कर लेते, लेकिन यकीनन एक गिरोह सही है, एक गिरोह गलत है। उसमें फौज को भी मेरे ख्याल में एक वक्त में इंतखाब करना पड़ेगा कि वो किसकी साथ जो है, बाज़-औक़ात जो होता है गैर जानिबदारी जो है वो भी सूट कर रही होती है उन लोगों को कि जो इस चीज को पूरा कहते हैं ना कि तौबाला करना चाह रहे सिस्टम को। तो जाहिर है कि ये एक सवालिया निशान होगा, उसका जो जवाब है वो फौजी क़यादत ही दे सकती है। लेकिन बाज़ सूरतों में गैर जानिबदारी जो होती है वो गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ाने का मूजिब बन सकती है। जी अच्छा, ठीक है जी। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया थे। इस वक्त जो सियासी हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, आमिर ज़िया साहब ने यही कहा कि बड़ा अहम किरदार रहेगा इस टाइम जो भी मामला चल रहे हैं। इसमें जो अंसार अब्बासी साहब की हमने स्टोरी की भी बात की कि उसमें फ़ौज ने अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन साथ बैठ के बात भाई, असल में चक्कर ये है कि जो फौज का किरदार है ऑब्वियसली बड़ा अहम है और आइन में उनका किरदार मुतय्यन भी है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने उठाया था कि क्या उस क़यादत के साथ बैठना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। माजी में हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, लंदन भी गए थे, लेकिन उसके बाद आज जो वो उनके हलीफ भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, तो सियासी मामलात पर एक नुक्ता नज़र पे होने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई जगह उन्होंने सख्त स्टैंड भी लिया, जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब के मामले पे। हाँ जी, पूरी दुनिया एक तरफ और उस्मान बुज़दार साहब एक तरफ, और वो अभी भी कायम दायम है। बिल्कुल ऐसे ही है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक और अब एक खबर शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। ओके, आएंगे अब्दुल कादिर लाइन पर, लेकिन मीरवाल आपको बताएं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है इस इजलास में, और 27 मार्च के जलसे की तैयारियों के हवाले से जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा भी लिया गया है, और इत्तेहादी जमातों और पीटीआई अरकान के हवाले से ब्रीफिंग भी हुई है, और वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत ये इजलास अभी ख़त्म हुआ है। हाँ जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में सियासी कमेटी का जो इजलास था वो अब ख़त्म हो गया है, और इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। मज़ीद क्या हुआ इसका अहवाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 5वें दिन में 5वीं सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस इजलास के बाद बताया कि ये इजलास अब मुसलसल जारी रहेंगे। ये फैसला किया गया है कि 25 मार्च को हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होगा, और उसके बाद
دیکھا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. 27 مارچ کا جلسہ اس حوالے سے اہم قرار دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تمام تر تیاریوں کی ہدایت کی ہے. ساتھ ہی سیاسی، قانونی اور آئینی پوزیشن کے حوالے سے اس وقت بھی وزیر اعظم کی آئینی ماہرین سے ملاقات جاری ہے. سپریم کورٹ کے بھی کچھ نمائندوں کو بلایا گیا ہے، ان سے بھی وزیر اعظم کچھ دیر میں ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا عبد القادر. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، یا 31 مارچ یا 1 اپریل. اسپیکر جس دن چاہے ووٹنگ کرا سکتے ہیں، 30، 31 یا 1 اپریل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے مزید فرمایا، سنتے ہیں ذرا. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے 25 کو اجلاس ہوگا. ظاہر ہے ایک روایت ہے 25 کو تو دعا ہوگی، اور 30 کو 31 کو پہلی کو جس دن بھی اسپیکر عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ کرنا چاہے. اور عمران خان، اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا. اور 27 تاریخ کا الیکشن ہی ہمارے اعتماد اور ریفرنڈم اور عدم اعتماد 27 کی رات فائنل ہو جائے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور 27 تاریخ کو عوام کا سمندر ہوگا. اور کل بھی میٹنگ ہوگی، روز میٹنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی کی. سارا زور اس بات پہ ہے کہ سارے لوگ 27 کو آئیں. 25 کا اجلاس ہوگا، اور جو روایات ہیں کہ اس میں صرف دعا ہوتی ہے، اس کے بعد اسپیکر کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ ووٹنگ کس دن ہونی ہے، یہ اسپیکر صاحب کا فیصلہ. شیخ صاحب اپوزیشن بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہا یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا اعلان کرنا ہے پی ایم نے 27 تاریخ کو، بڑا ٹرمپ کا کارڈ پھینکنا ہے. ابھی تو دیکھیں نا، اعلان پی ایم کے پاس بھی ہے نا جی سارے کارڈ. تو اگر اپوزیشن کے پاس ہیں، دیکھیں اصل فیصلہ ہے اپوزیشن کے ساتھ 27 کو لوگ کتنے نکلیں گے، اور عمران خان. اور اتحادیوں کا بتا دیں شیخ صاحب. اتحادیوں کو اللہ سے مجھے امید ہے کہ اتحادی عمران خان چلیں گے، میری دعا ہے. چلیں جی، شیخ رشید صاحب کو بڑی امید ہے کہ اتحادی وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے. لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.